फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 38। हाँ, लेक्चर नंबर 38 है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इस क्लास में हम लोग बेसिकली साइमन कमीशन को समझने जा रहे हैं और नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट जब बोल रहे हैं तो दिल खुश हो जाना चाहिए तुम लोग का। इसलिए दिल खुश हो जाना चाहिए कि भारतीय यानी कि जो इंडियन है पहली बार कोशिश करेगा कि हम संविधान, खुद का संविधान बना लें। और इसके लिए जो क्रेडिट जाएगा वो मोतीलाल नेहरू जी को जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो लॉर्ड इरविन का समय है ये 1926 टू 1931। हाँ, बटलर इंडियन स्टेट बटलर कमीशन बना था। ये यूपीएससी में पूछा गया भी है क्वेश्चन कि बटलर कमीशन किस लिए बना गया था। बटलर कमीशन बना था तुम्हारा कि ब्रिटिश इंडिया और जो स्टेट्स है उसके बीच में क्या रिलेशन, यानी कि फेडरलिज्म को देखने के लिए। दूसरा देखो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हुआ और भारत में वो जानते हो फरवरी 1928 को आया है। जैसे साइमन कमीशन आया, गो बैक साइमन। और उसके बाद देखो साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट। और यहाँ देखो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुआ। सॉन्डर्स का मर्डर हुआ था ना स्टूडेंट, बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, लाहौर कंस्पिरेसी केस, भगत सिंह सबसे रिलेटेड, बम एक्सीडेंट इन दिल्ली ट्रेन, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं मूवमेंट एंड रिवोल्ट्स में। लाहौर सेशन पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पूर्ण स्वराज रेजुलेशन, बताओ भारत को अब स्वराज नहीं चाहिए, भारत को अब पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो सेशन जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पूर्ण स्वराज चाहिए, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। और 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। बात समझे। एंड दीपावली डिक्लेरेशन ये भी पढ़ोगे, ये इरविन का कुछ डिक्लेरेशन है। और 1930 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड दांडी मार्च। तो बहुत कुछ है स्टूडेंट, बहुत कुछ है इस मॉडल में समझने लायक। आगे देखो, मैं तुमको भूमिका समझना है, साइमन कमीशन समझना है तो तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को समझना होगा। मंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वही बाद में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना ना विद्यार्थी लोग। हाँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं तुम लोग को। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश क्राउन के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, इफ़ यू नो करेक्टली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ, सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ कि जो कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर उसको रिलैक्स किया गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब सेंट्रल सब्जेक्ट अलग से और प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग से। फर्स्ट टाइम विद्यार्थी लोग सेंट्रल बजट अलग तरीके से पेश किया जा रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और प्रोविंशियल बजट जो कि प्रोविंस में, स्टेट में किया जाएगा। बात समझे ना, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव विधानसभा इनैक्ट करेगा बजट को। ये पहली बार हो रहा है 1919 में। हाँ, बस सबसे बड़ा जो डिमेरिट्स है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है तुम्हारा कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो भाग में डिवाइड कर दिए, डैट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। देखना पड़ेगा, वहाँ पे समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इसका रेफरेंस बार बार होता है, इसी को डायरकी सिस्टम कहते हैं। बात समझे, डायरकी कहते हैं। बहुत बड़ा लूफॉल्स है कि नहीं ये बताओ ये। हाँ, तो रिजर्व सर्वे जो होगा वो गवर्नर रहेगा और अपना उसका चुना हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा, अपना चुना हुआ। भारतीय नहीं, भारतीय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, मतलब जो भारतीय जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो विधानसभा में पहुंचेंगे, वो बताओ कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट देखेंगे। तो ये तो लॉलीपॉप है ना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पावर भी है, अब कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो भारतीय पहुंचेंगे असेंबली में, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा, उसका जो पहुंच होगा केवल ट्रांसफर सब्जेक्ट तक होगा। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट देखने वाला कौन होगा? गवर्नर होंगे, वही गवर्नर जो कि तुम्हारा रिजर्व सब्जेक्ट भी देख रहे हैं। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर देखेंगे। और जो चुन के आया, चुन को भारतीय आया कि नहीं आया, हम जानते हैं कि जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो तुम्हारा जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, बट जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा है, पैसा कम है। देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या है विद्यार्थी लोग, फाइनेंस, लैंड है, रेवेन्यू है, जस्टिस है, माइंस है, लेबर है। देखो अधिकतर में क्या है, पैसा ज़्यादा है उसमें, फाइनेंस, टैक्स लेने का पावर, रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू सब किसके अंदर आ गया? रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आ गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट देखो, बताओ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखना है, एजुकेशन देखना है, हेल्थ देखना है, हाँ रिलीजन देखना है, इंडस्ट्री देखना है। बताओ कितना रुपया चाहिए, अधिकतर तुमको इसमें रुपया चाहिए। अब बताओ कुछ भी यदि मान लो कि इंडियंस
गवर्नर के टीम में जो इंडियंस रहे, दो टीम है ना यहाँ पे 2 टीम हुआ, एक गवर्नर या उसका अपना अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक गवर्नर जो चुन के आया है, जो चुन के आया है वो सब इंडियंस रहेगा। अब बताओ कितना बड़ा बात है कि जो चुन के आया है इंडियंस सब, और गवर्नर वहाँ पे हेड रहेंगे। वो बताओ कौन सा सब्जेक्ट देख रहा है, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट दे रहा है, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पैसा कम है। तो देखो वही तो प्रॉब्लम है, इसी को बोलते हैं डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम, और डायरकी सिस्टम को लेकर मल्टीमैन कमेटी बना ना। हाँ, मल्टीमैन कमेटी ने क्या बोला कि डायरकी ठीक से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यदि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ठीक है, ये थोड़ा सा माइनॉरिटी चेंज करने की ज़रूरत है, यही ना बोला गया। मगर जो माइनॉरिटी वाला जो कमेटी था उसने कहा कि नो, ऑल टुगेदर डायरकी खत्म होना चाहिए, क्योंकि डायरकी कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है यहाँ पे, यही ना बात किया गया। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहली बार भारत में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार बायकैमरलिज्म बना। अभी लोकसभा राज्यसभा देखते हो ना पार्लियामेंट का, ये चीज़ इसी टाइम में स्टार्ट हुआ है। देखो वही अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट, अभी भी बोलते हैं ना हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है, बिल्कुल। तो दोनों में मेंबर्स देखो, हाँ, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, अधिकतर जो लोग होंगे डायरेक्ट इलेक्शन से जाएंगे। सही बात है, अभी भी यही होता है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन से ही जाते हैं ना। हाँ, विधानसभा सॉरी राज्यसभा में किस तरह जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव ही चुन के भेजता है। समझ गए ना, वहाँ व्यवस्था आ चुका था। और भी देखो बच्चे लोग, कम्युनल रिप बताओ 1909 वाला तुम मोरले मिंटो में क्या दिए थे, मुसलमान को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे। मैं इसमें देखो क्या हुआ, एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने का बात था, सिख को भी अलग देने का बात था, इंडियन क्रिश्चियन को भी अलग देने का बात था, यानी कि सेक्शंस ऑफ पीपल को और तोड़ा गया। 1909 में दिया गया ना मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अच्छा, मिंटो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल कहा जाता है, कम्युनल, हाँ, इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है कि मिंटो को। वही मिंटो जो वॉइस रॉय है, वही मिंटो जिसने बहुत कुछ किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने, उसने किया था ना, किसने किया, सॉरी कर्जन ने किया था, आई एम सॉरी, कर्जन के बाद जो था मिंटो, हाँ, मिंटो ने क्या किया, हाँ, कर्जन तो बहुत खतरनाक आदमी है, कर्जन ने क्या नहीं किया, सवाल ये होना चाहिए। कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट भी पास किया, यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया, जिसकी वजह से और पावर को उसने अपने हाथ में रखा। याद करो वो समय है पहला रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का, याद है ना, वही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। और यहाँ पे कर्जन ने, वही कर्जन है जिसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का भी प्रोविंस को क्लियर कर दिया था, साइंटिफिक दुरांत लाइन बनाया था पाकिस्तान और इंडिया, अभी कह सकते हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि उस समय इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। यहाँ पे देखो पब्लिक सर्विस कमीशन का बात है जी, जो कि 1926 में बनकर तैयार हुआ, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, समझे। हाँ, फ्रेंचाइजी जो था, यानी कि इलेक्शन देने का जो अधिकार था वो पीईटी के बेस पे था। पीईटी का मतलब क्या, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के हिसाब से, और महिलाओं को भी बिल्कुल इसमें राइट टू वोट का अधिकार था। हाँ, लेजिस्लेचर को लेकर क्या हुआ, देखो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सेंटर देखो कुड आस्क सप्लीमेंट्री को, यानी अब जो भी सेंट्रल मतलब यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, एक बार पूछ लिए फिर सेकंड बार पूछना। क्या होता है, या तो लिख के दिया आता है ना एमपी को, बस समझे ना, पार्लियामेंट के चैप्टर में समझोगे और अच्छे से, लिख के दिया आता है। जब एमपी कुछ बोल रहा है तो उसे आप संतुष्ट नहीं हो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। एंड देखो बजट के ऊपर, हाँ, बजट के ऊपर वोट भी कर सकते हो, 25% तक अलाउड हुआ है। एंड पास मोशन को पास करने का भी अधिकार दे दिया गया। प्रोविंस में क्या, ये तो सेंट्रल लेवल पे अधिकार दिया गया। प्रोविंस में क्या अधिकार है, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाँ, लेजिस्लेशन बना सकते हो, बट गवर्नर का एसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए गवर्नर इंपॉर्टेंट है, चाहे ए टीम हो चाहे बी टीम हो। ए टीम क्या है तुम्हारा, वही रिजर्व सब्जेक्ट के लिए, अब बी टीम क्या है तुम्हारा, ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए। तो गवर्नर का एसेंट इधर भी इंपॉर्टेंट है उधर भी इंपॉर्टेंट है, आ रहा है समझ में। हाँ, बट देखो कैन रिजेक्ट ए बजट बट गवर्नर कुड रिस्टोर। हाँ, इसमें क्या कि जो भी भारतीय लोग चुन के आएंगे वो बजट को ऑल टुगेदर रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, मगर गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है तो फिर उसको रिस्टोर भी कर सकता है। देखो व्हाट इज दिस, गलत चीज़ है ना ये। तो जब गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है रिस्टोर करने का, तो फिर इंडियंस यदि मना भी करे तो क्या फ़ायदा फिर, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ एसओएस, अब एसओएस को जो तनख्वाह दिया जाएगा भारत के तिजोरी से नहीं दिया जाएगा, ब्रिटिश के लैंड से दिया जाएगा। एसओएस होम चार्जेस,
और देखो साइमन कमीशन इस रीजन से बना है, स्टैच्यूटरी कमीशन। इसमें बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा काम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसा काम कर रहा है, उसको देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए 10 साल में फिर एक कमेटी बनाया जाएगा। तो यही कमेटी तुम्हारा 1929 में बनने जा रहा था। इसी कमीशन का नाम क्या है? साइमन कमीशन। मैं जानते हो कि बहुत सारा पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा आ गया, चाहे इंग्लैंड में चाहे भारत में, जिसके वजह से 2 साल पहले ही बनाना पड़ा। तो इसका मतलब साइमन कमीशन हवा में नहीं आया है। साइमन कमीशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में ही लिखा गया कि एक स्टैच्यूटरी कमीशन बनेगा। स्टैच्यूटरी कमीशन का मतलब क्या? पार्लियामेंट के लॉ से बना हुआ एक कमीशन बनने जा रहा है। और वो कमीशन किस लिए बनेगा? ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वो किस तरह भारत में काम हुआ है, तो यहीं पता चल जाएगा कि डायरकी क्या है, यहीं पता चल जाएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही गलत है, यहीं पता चल जाएगा कि इंडियंस तो आया है, मगर इंडियंस कर क्या रहा है वहाँ पे। तो ये सबसे देखो, इतना कुछ पढ़ाए हैं तुम लोग को, बस इस मॉड्यूल में जो कनेक्ट करेगा तुमको, तो ओनली स्टैच्यूटरी कमीशन कनेक्ट करने वाला है। कि स्टैच्यूटरी कमीशन देखो बोला गया ना, टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल तक। तो कायदे से कितना हुआ? 1919 में आया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 1929 में एक स्टैच्यूटरी कमीशन बनने का बात था। बात समझे? और ये क्यों बनता है ये बच्चे लोग, क्यों बनता है ये? ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसे काम किया, किस तरह काम किया, क्या एफिशिएंसी रहा, कहाँ कमजोरी रहा, वो देखने के लिए। अब देखो, अब समझो बात को, अब यहाँ से मजा आ जाएगा तुम लोगों को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़। देखो यहाँ पे समझो, हाँ, तो साइमन कमीशन अब प्रोविजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रोविजन दिया गया था, तो उस हिसाब से देखो साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया। ठीक है, बनाया गया 1927 में बनाया गया। भारत में जो विजिट किया था, भारत में विजिट किया था फरवरी 1928 को। ये विजिटेड नहीं है, बनाया गया, उससे पहले ही बनाया जाएगा, 1927 में बनाया जाएगा। सवाल ये है कि कहोगे कि सर 1927 में बनाने की क्या जरूरत है, बनाना तो 1929 में चाहिए, तो उसका आंसर थोड़ी देर में हम तुमको देंगे। बात समझ गए ना? तो भारत में जो विजिट किया, सेकंड पे अभी नेक्स्ट पेज समय पता चल जाएगा तुमको, भारत में जो विजिट किया था वो फरवरी 1928 को विजिट किया था। ठीक है, हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ना, थोड़ा एयर को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ साल गलत दे दिया गया है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखो साइमन कमीशन को कब विजिट करना था? 1927 में विजिट करना था। अब विजिट कब किया रियल में? 1928 को। ये इन्फॉर्मेशन सही है, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, ताकि वो देख सके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 जो बनाया था, मोंटागो चेम्स फॉर रिफॉर्म्स, वो कितना काम किया, नंबर 1। और क्या भारत तैयार है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए? और यदि तैयार भी है तो कितना हद तक तैयार है? क्योंकि पहले देखो स्टूडेंट, पहली इंपॉर्टेंट है कि कब इंडिया में सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किया गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का बात है तो साइमन कमीशन ही। क्या भारत रेडी है अपना संविधान बनाने के लिए? क्या भारत कितना हद तक तैयार है अपना संविधान बनाने के लिए? तो 1927 में ही होगा ये सब चीज, इससे पहले कहीं संविधान का बात नहीं था। ब्रिटिश जो बना दिया हो गया, ये संविधान बनने का बात है स्टूडेंट। संविधान बनना बड़ा बात होता है ना कंट्री को चलाने के लिए। तो वही बात है कि तू रिकमेंड करना कि क्या भारत तैयार है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, यदि तैयार भी है तो किस हद तक तैयार है। अब बताओ, गोरे तो गोरे है ना, गोरे तो गोरे होते हैं बच्चे लोग। इस कमीशन में 7 मेंबर था, कितना मेंबर? 7 मेंबर, और 7 तो गोरा है। और यहाँ मोतीलाल नेहरू सब क्या बैठे हुए, झाल बजाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? तेज बहादुर सप्रू किस लिए बैठा हुआ है? राजेंद्र प्रसाद किस लिए बैठे हुए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए बैठे हुए हैं? सुभाष चंद्र बोस किस लिए बैठे हुए हैं? सब इंडियंस को डाल दिया। लाला लाजपत राय किस लिए बैठे हुए? इतना पढ़ा लिखा आदमी है, बताओ। यानी कि तुमको इंडियंस पे इतना भरोसा नहीं है। तुम भारत का संविधान बनाने जा रहा है और उसमें कोई एक भारतीय नहीं है, तो ये किस तरह कमीशन होगा? जिस देश का तकदीर लिखने वाले हो और उस देश का नागरिक ही नहीं है उस कमीशन में, तो कितना जस्टिसेबल है ये चीज। बहुत गंदे तरीके से इसका विरोध होने जा रहा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि 7 जो मेंबर था सब वाइट थे। तो सवाल ये है कि क्यों चाहिए, क्यों इस तरह का कमीशन बना? तो नंबर 1 है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रोविजन, उसमें कहा गया था कि 1929 में बनाया जाएगा। 10 साल क्या काम हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, उसको देखने के लिए नंबर 1। दूसरी बात यह है विद्यार्थी कि कायदे से 1929 में बनना चाहिए था, मगर जानते हो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, देखो इंग्लैंड में 2 सरकार चलता है और भी है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। क्या है? कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी।
कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रहे थे उस समय 1927 को, मगर सिचुएशन ऐसा इंग्लैंड में बना कि कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि आने वाले समय में हम इलेक्शन हार जाएंगे, और अब जो पार्टी जो पावर जो ट्रांजिशन होगा वो लेबर पार्टी को मिलेगा, यानी कि लेबर पार्टी जीतने वाला है, ऐसा पहले से प्रिडिक्शन हो गया था। और लेबर पार्टी नया पार्टी, लेबर पार्टी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कॉलोनी में कैसे चलाया जाए कुछ भी, तो इसलिए उस डर से इसने साइमन कमीशन को 1929 में ना बना के 1927 में ही बना दिया। एक इंग्लैंड का सिचुएशन, और दूसरा इंडिया का भी सिचुएशन, क्योंकि इंडिया में क्योटिक पॉलिटिकल कंडीशन चल रहा था। क्योटिक पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब क्या, स्वराजिस्ट लोग भी तो आ गए थे, स्वराजिस्ट लोग अलग ही प्रेशर दे रहे हैं काउंसिल में एंट्री करके कि जल्दी रिफॉर्म्स लाइए, जल्दी रिफॉर्म्स लाइए, सही नहीं है, सही नहीं है, डायरेक्टली सही नहीं है, मांग उठाया ना स्वराजिस्ट लोग ने। स्वराजिस्ट वही बच्चे लोग जो प्रो चेंजर्स है, और दूसरा जो नो चेंजर्स है, तो गांधी जी के बटालियन में जो काम कर रहे, गांधी जी के ग्रुप में जो काम कर रहे, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क से तो प्रेशर दे ही रहा था, चाहे वो प्रो चेंजर हो यानी कि स्वराजिस्ट हो, या नो चेंजर हो, या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। अब भगत सिंह सब नाको दम करके रख दिए थे ना इस समय। हाँ, कितना कंस्पिरेसी हुआ, लाहौर कंस्पिरेसी, दिल्ली कंस्पिरेसी, मेरठ कंस्पिरेसी, दुनिया भर का। तो कहोगे कि तीनों लाइन पे, चाहे स्वराजिस्ट हो, चाहे गांधी जी का टीम हो, चाहे उधर रेवोल्यूशनरी, नाको दम करके रख दिया था ब्रिटिश को। तो ये भी रीजन है कि ब्रिटिश को जल्दी साइमन कमीशन बनाना पड़ा। एक इंडिया का भी पॉलिटिकल क्योटिक रीजन है, और दूसरा इंग्लैंड का भी रीजन है। आया समझ में ना, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया। एंड पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स हाईलाइट द फेलियर ऑफ स्टेबल इम्पेल। हाँ देखो, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आया था उसमें ये भी बताया कि इम्पेल पावर अब यहाँ फेल कर गया। जो मिथ है ना कि ब्रिटिश कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो नाको दम हालत ख़राब हो जाएगा, एनसीए में हालत ख़राब होगा कि नहीं होगा बताओ। तो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, इससे पता चल गया कि इम्पेल पावर जो कॉलोनियल पावर है, जो ब्रिटिश पावर है, उतना पावरफुल नहीं है जितना बोला जा रहा है। तो भाई जल्दी से लॉलीपॉप दो ये लोग को, नहीं तो ये लोग विद्रोह करेगा। समझ रहे हो ना बात को। एंड SOS बच्चे लोग, इसका नाम समझ लेना है तुम लोग। SOS नाम क्या था इसका, लॉर्ड बिरकनहेड। बताओ, बिरकनहेड ने तो इतना गंदा सोच था, इसको क्या लगता था कि इंडियंस इनकैपेबल है, इंडियंस लोग पास क्षमता नहीं कि वो अपना संविधान बना सके। इसलिए बिरकनहेड ने क्या किया, चैलेंज कर दिया इंडियंस को कि आओ बाबू, दम है तो बना के दिखाओ, मान जाएंगे तुम लोग को। और इंडियंस बताओ बोला ठीक है, दाएं हाथ का खेल हम बना देंगे, बना के दिखा भी दिया। ये अलग बात है कि स्वीकार नहीं हो सका, वो दूसरा कॉन्सेप्ट, वो दूसरा बात, दूसरा पहलू है। बट मोतीलाल जी ने तो बना के दे ही दिया था नेहरू रिपोर्ट। बात समझ रहे हो ना। तो बिरकनहेड का जो चैलेंज है, कहीं ना कहीं इंडियंस ने बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया। देखो लास्ट में क्या लिखा गया है, SOS लॉर्ड बिरकनहेड। उसको लगता था कि इंडियन क्या है, इनकैपेबल है, वो नहीं बना सकता है इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये संविधान नहीं बना सकता है। मगर इसका जो मिथ है वो टूट गया जब नेहरू रिपोर्ट बन गया। बात समझे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे समझो द रिएक्शन टू कंपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन। आप देखो साइमन कमीशन में 7 गोड़े लोग हैं। वो आएगा भारत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे जनरल पीपल हो, उसने किस तरह रिएक्ट किया साइमन कमीशन को। देखो इंडियंस में गुस्सा है। जो जनमानस है, तुम्हारे और मेरी तरह जो लोग हैं, कॉमन मासेस, उसको बहुत गुस्सा है कि भाई बताओ साइमन कमीशन में एक भी इंडियंस नहीं है। हाँ, और ये लोग को लगा कि यार फॉरनर डिसाइडिंग द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि फॉरनर डिसाइड करेगा क्या हमारे लिए। हाँ, तो इंडियंस को लगा, उस समय इंडियंस ने बहुत ह्यूमिलेटिंग फील किया, बोला कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट है, यानी कि हम अपना देश का नियम अपने तरीके से नहीं बना सकते हैं क्या। और दूसरी बात है कि ये इंसल्ट था हमारे रेस्पेक्ट का, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट का ये इंसल्ट था। इंडियंस को बहुत बुरा लगा, सिंपल बात है, ह्यूमिलेटिंग लगा। ये जब इंडियंस को ह्यूमिलेटिंग लगेगा तो जाहिर सी बात है विद्रोह होगा। कांग्रेस ने, देखो कांग्रेस ने मद्रास सेशन किया उस समय बच्चे लोग, और बिल्कुल बोल दिया, कैटेगरिकली बोल दिया गया मद्रास सेशन से। उस समय कौन थे प्रेसिडेंट मद्रास सेशन के, M.A. अंसारी। तो M.A. अंसारी ने प्रेसिडेंट थे, और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पेश किया। क्या रेजोल्यूशन था कि इस साइमन कमीशन को हर स्टेज से और हर तरीके से हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। आया समझ में बच्चे लोग। और बाकी क्या था, देखो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना, उसने भी साइमन कमीशन को अपोज किया। तो कह सकते हो कि पहली बार ऐसा भारत में होने जा रहा है कि जहाँ पे बड़े बड़े जो पार्टी है सब ने एक सुर में साइमन कमीशन का विद्रोह किया है। अन्यथा जानते हो बहुत सारा चीज़ पे ये लोग का क्लैश हो जाता था, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सबसे बड़ा पार्टी सब है स्टूडेंट।
सबसे इन्फ्लुएंशियल है इंडियन सोसाइटी में उस समय का परिस्थिति में, तो सब ने एक सूट से बॉयकॉट कर दिया साइमन कमीशन को। बट जानते कुछ कुछ पार्टी होता है, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब का एक पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी है, तो एक पार्टी था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, और जस्टिस पार्टी साउथ का, जानते हो साउथ में एक अलग ही चला था द्रविड़ा मूवमेंट सब, तो वो लोग को लगता था कि कांग्रेस क्या हिंदू का पार्टी है। तो जस्टिस पार्टी हो साउथ इंडिया का या यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब का, उसने कहा कि नो, साइमन कमीशन को भी अपोज करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि तुम ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी को देखोगे तो अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया है, साइमन कमीशन को अपोज किया है। मैं यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब का और जस्टिस पार्टी साउथ का, उसने अपोज नहीं किया साइमन कमीशन को। यूपीएससी का बहुत सुंदर क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है यहाँ पे कि बताओ कौन सा पार्टी ने साइमन कमीशन को अपोज नहीं किया था, क्या होगा बताओ जल्दी से। हाँ, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडिया, समझे। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग क्या हुआ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डेट गलत दे दिया गया है, थोड़ा इसमें करेक्ट कर लेना। साइमन कमीशन पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, क्योंकि 27 को बना कमेटी और बन के तैयार हुआ तो इंडिया में 1928 को आया। लिखो उसको, करेक्ट करो, ये 1928 होगा, राइट डाउन दिस थिंग्स, ये 1928 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गलत हो गया है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में पहुंचा। अब देखो बहुत ही गंदे तरीके से विद्रोह होगा ना इसका, बहुत गंदे तरीके से बॉयकॉट होगा इसका, तो कंट्री वाइड पूरा भारत में हड़ताल ऑर्गेनाइज हुआ, मास रैली हो रहा है, देख सकते हो फिगर में भी, काला झंडा का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, स्लोगन चल रहा है गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, देख रहे हो ना, साइमन गो बैक, साइमन वापस चले जाओ। और ये जो नारा है साइमन गो बैक वाला, ये नारा किसने कॉइन किया था, तो यूसुफ मेहरली थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है छोटे छोटे एग्जाम के लिए। यूसुफ मेहरली ने, हाँ मेहरली ने क्या किया था, इस वर्ड को कॉइन किया था। और ये नारा बहुत अमर नारा हो गया विद्यार्थी लोग, बहुत ही फेमस नारा है भारत का ये, साइमन गो बैक। और नए ब्रीड, नए जनरेशन के जो लीडर्स हैं, जैसे नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत यूथ पार्टिसिपेट किया। और ये लोग जितने लोग थे, नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस टाइप के जो यंग जनरेशन के लीडर्स हैं, वो काफ़ी प्रभावित थे सोशलिस्ट आइडिया से बच्चे लोग। वही सोशलिस्ट आइडिया जो कि रसिया में चल रहा है, जिससे तुम्हारा भगत सिंह भी काफ़ी प्रभावित थे। कम्युनिस्ट आइडिया और सोशलिस्ट आइडिया ऑल टुगेदर तो सेम ही है, अप्रोच थोड़ा अलग है। बताए ना बच्चे लोग दोनों में क्या अंतर है, दोनों का गोल सेम ही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड ऑल आर इक्वल, सबको मिलना चाहिए, बट तरीका अलग है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में। तो सोशलिस्ट वाला विचारधारा तुमको यूथ में दिखेगा। अब पूरी तरीके से ये न्यू जनरेशन के जो लीडर्स सब है, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मास रैली में पार्टिसिपेट किया और साइमन गो बैक के साथ वो उतर गए, यानी कि पूरा अपोज किए साइमन कमीशन को। नेहरू जी काफ़ी फेमस हो गए थे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे, मैं जानते हो ना, ब्रिटिश तो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश तो गंदा आदमी है, गंदा सोच वाला है। बताओ इतने जो सीनियर हमारे लीडर थे, लाला लाजपत राय, बताओ क्या कद था इनका, है ना, कौन नहीं मानता था इनको। बताओ एक ऑर्डिनरी पुलिसमैन ने एक लाठी चार्ज कर दिया इनको, कितना दुर्भाग्य की बात है। पुलिस ब्रूचुअली रिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड द प्रोटेस्ट। बताओ पुलिस ने डंडा चला दिया, आंख बंद करके मारा है, पकड़ पकड़ के। पुलिस देखो हैप्पीली डेमोन्स्ट्रेट को बहुत मारा है, इनफैक्ट सीनियर लीडर को भी नहीं छोड़ा है। जवाहरलाल नेहरू हो, जेपी पंत हो, बहुत गंदे तरीके से इनको भी पीटा गया था लखनऊ में, समझे। और लाला लाजपत राय देखो बेचारे, देखो यहाँ पे इनको चेस्ट में चोट लग गया था अक्टूबर 1928 को। इसलिए मैंने कहा कि वो 1929 नहीं होगा, 1928 होगा, फरवरी को आए। जब वो आएगा तो पूरा भारत में पूरा प्रोटेस्ट चलेगा, बात समझे ना। हाँ, कई बार टाइपिंग में गलती हो जाता है स्टूडेंट, तो वो बड़ा मुद्दा नहीं है। तो अक्टूबर 1928 को, ठीक है, उनको चोट लगा। अब बताओ बेचारा, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और नवंबर 17 तारीख 1928 को इनका निधन हो गया। जैसे इनका निधन हो गया तो समझ लो भगत सिंह को कितना गुस्सा आएगा, समझ सकते हो। अजीत सिंह को कितना गुस्सा आएगा, चंद्रशेखर आज़ाद को कितना गुस्सा आएगा, या फिर पूरा भारत में ही किस तरह का एटमॉस्फेयर है कि वो इतने बड़े कद के नेता। हाँ, जानते हो ना ये कितने इंपॉर्टेंट, तिलक जी के बराबर में काम किए हैं ये सब। स्वदेशी मूवमेंट ले गए ना पंजाब में, है ले गए ना ये।
अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ले गए थे वहाँ पे, समझ रहे हो ना। ये तिलक जी, ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे ना ये लोग, तो बहुत कद के लीडर्स थे, पंजाब केसरी थे, ये बहुत बड़े लीडर है ये सब। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि द ब्लो विच फेल ऑन मी टुडे आर द लास्ट नेल्स ड्रिवन इनटू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। यानी कि ये जो चोट हमें लगा है आज, ये कहीं ना कहीं अंतिम नेल होने जा रहा है ब्रिटिश के कफन में। कफन समझते हो ना, जो ब्रिटिश किसी को भी जो गाड़ा जाता है, तो गाड़ा जाता है तो अंतिम में नेल ऐसे ठोका जाता है ना, ऐसे करके कांटी लगा के ठोका जाता है। हाँ, कॉफिन, कब्र कह सकते हो एक तरह से, ताबूत सॉरी, हाँ ताबूत करेक्ट वर्ड है। ताबूत में लास्ट में ऐसे कांटी ठोका जाता है, इसका मतलब क्या कि एंड हो गया ताबूत का। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ये एंड नेल पॉइंट है ये, अब ब्रिटिश यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, मगर लोग भड़क तो गए, परेशान तो कर दिया ब्रिटिश को। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने कद के नेता जब मर जाएंगे और भी ब्रिटिश के गलती से, ब्रिटिश के अत्याचार से, तो भारत में चिंगारी तो भड़केगा। जो बात है, जब गांधी जी को तुम पकड़ के जेल में डाल दोगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। और लाला लाजपत राय बहुत बड़े कद के नेता हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो बच्चे लोग, तो क्या सिग्निफिकेंस है एंटी साइमन एजिटेशन का। तो देखो, एक तो मैसिव मास है, ये चीज़ मासिव प्रोटेस्ट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ये भी अपने आप में न्यू फेज इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के हिस्ट्री में ये भी एक नया चीज़ है कि इस लेवल पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, स्लोगन सब बहुत फेमस हो रहा है। कहाँ पॉलिटिकल पेसिमिज्म था, याद करो, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था एनसीएम के बाद। एनसीएम के बाद पॉलिटिकल चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, मामला ख़त्म। याद करो कब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, फरवरी 1922 को, मामला ख़त्म। अब उसके बाद कहोगे कि फिर मास से रिकूप हुआ है, जो यानी कि पॉलिटिकल पैसिविज्म से जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म तक बात पहुंचा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटी साइमन एजिटेशन। एक तरह से पॉलिटिकल जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम को भरा है, समझे। वही चीज़ लिखा गया है कि एनसीएम विड्रॉल होने के बाद जो ठहर सा गया था मोमेंट सब, उस मूवमेंट में फिर से एक जान भरा है। एंटी साइमन एजिटेशन रेडिकलाइज द नेशनल मूवमेंट। बताओ, नेशनल मूवमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से रेडिकलाइज कर दिया गया। क्यों? अरे नए नए चीज़ आप मूवमेंट में आएगा, स्लोगन आएगा जी, नए नए स्लोगन आया कि नहीं आया, बताओ तो। स्लोगन सब नए नए तरीके से एजिटेशन किया जाएगा। ब्लैक फ्लैग का यूज़ किया जाएगा। देखो, काला झंडा का देखते हो, काला झंडा अभी भी यूज़ होता है ना, तो काला झंडा वाला कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ था। कोई पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सा मास मूवमेंट है जहाँ पे काला झंडा सबसे ज़्यादा दिखाया गया, तो वो साइमन कमीशन, एंटी साइमन कमीशन का जो एजिटेशन था उसमें हुआ था। देखो, हाँ, ब्लैक फ्लैग यूज़ किया गया रेलवे ट्रैक में। हाँ, यदि किसी को घूमने नहीं दे रहे हो तो ब्लैक काइट्स उड़ाया जा रहा था, गुड्डी काइट्स। तो ठीक है, तुम हमको ना वो रोकोगे, काइट्स को थोड़ी रोक पाओगे तुम। तो ब्लैक काइट्स भी फ्लाई कर रहे थे लोग सब, और उसमें लिखा रहता था साइमन गो बैक। तो हर तरीका ही ईजाद किया गया था साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए, समझे। अरे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तो बाबू रहेगा अपने पीक पे इस समय, हाँ पीक पे है, समझे। और उसके बाद एक ऐसा स्थिति बना कि वही बिरकनहेड SOS उसने चैलेंज कर दिया ना कि दम है तो बना के दिखाओ। तो एक तो तुमको हम लॉलीपॉप देने के लिए आए थे यहाँ पे 7 मेंबर के साथ, और तुम मना करता है, तो इतना गुद्दा है, इतना दम है तो बना के दिखाओ, मान जाएंगे तुम लोग को। और इंडियंस ने क्या किया, उस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया। हाँ बना देंगे, क्यों नहीं बना देंगे, बना के दिखा देंगे आपको। तो इसलिए कहते हैं कि साइमन कमीशन, एंटी साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आया है। तो कोई पूछेगा कि बिरकनहेड का चैलेंज क्या था, तो बता दोगे ना। बिरकनहेड SOS का चैलेंज क्या था कि संविधान इंडियंस बनाए। तो क्रोनोलॉजी समझो, समझे। तो वही देखो, एक सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति ऐसा क्रिएट हुआ जहाँ बिरकनहेड को चैलेंज करना पड़ा कि पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी है तो बना के दिखाओ। देखो, नेहरू रिपोर्ट बन गया, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो CDM चला दिया गया। तो कहीं ना कहीं दूसरा जो बहुत बड़ा मास एजिटेशन होने वाला है NCM के बाद, CDM ही होगा। उससे पहले क्या क्या हुआ, साइमन कमीशन हुआ, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट हुआ, नेहरू रिपोर्ट के बाद तुम्हारा CDM होगा। और CDM जब होगा तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी साथ में चल रहा होगा। समझ जाओगे, सभी चीज़ समझ जाओगे। यहाँ पे देखो, साइमन कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया था। देखो बात साइमन हेड है, इसलिए साइमन कमीशन, उसमें टोटल कितना 7 मेंबर है ना जी। हाँ, तो साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, साइमन कमीशन ने कहा, बच्चे लोग बढ़िया बात समझो यार,
साइमन कमीशन ने कहा कि डायरकी खत्म हो जाना चाहिए प्रोविंस में। देखो इसका मतलब इनको भी लगा ना, जबकि मडीमैन कमेटी ने ऐसा नहीं बोला था, यानी कि मडीमैन कमेटी ठग रहा था। इसका मतलब उसका मेजोरिटी रिपोर्ट ने कहा था कि कोई बात नहीं है, उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यदि इंप्लीमेंट किया जाए तो हो जाए। पूछता है यूपीएससी में साइमन कमीशन और मडीमैन कमेटी, बताओ दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? डायरकी सिस्टम के ऊपर रिव्यू करना। इसमें बोला है कि डायरकी खत्म कर दीजिए प्रोविंस से, नंबर 1, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है। अब बताइए ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट रख के आप इंडियंस को कुछ दे ही नहीं रहे हो, इसलिए खत्म होना चाहिए। देखो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, साइमन कमीशन का ये रिकमेंडेशन पॉजिटिव चीज़ लगा ना तुम लोग को। हाँ, दूसरा क्या है कि हाँ सेंटर में जहाँ पे वॉइस रॉय एक्टिव है, जहाँ पे एसओएस उसके ऊपर एक्टिव है, सेंटर में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या होता है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब? एग्जीक्यूटिव मस्ट बी अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अभी है कि नहीं बताओ तो? मोदी जी अकाउंटेबल है ना अभी लोकसभा में? हाँ, अपने मन से वो पास नहीं कर सकते बिल। यदि कोई भी प्रोग्राम और पॉलिसी चलाए हैं तो उसको जाकर बोलना पड़ेगा लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है वो। तो इसमें कहा गया कि क्यों पहले क्या था, ये लोग ब्रिटिश लोग क्या करता था, वॉइस रॉय अकाउंटेबल होता था एसओएस को लेकर। एसओएस तुम्हारा ब्रिटिश कैबिनेट का एक आदमी है, यही था जी। अब बोला ऐसा नहीं चलेगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। ये बात रिकमेंडेशन में बहुत बड़ी बात है। इसमें आइडिया ऑफ फेडरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट था कि ठीक है ओनली, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के साथ प्रिंसली स्टेट का फेडरलिज्म हो सकता है, तभी हो सकता है जब प्रिंसली स्टेट अग्री हो। फेडरलिज्म समझते हो ना, कैसे सेंटर और स्टेट का रिलेशन हो और कैसे एक स्टेट और दूसरे स्टेट का रिलेशन, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। एक्सेप्टेड आइडिया ऑफ फेडरलिज्म ओनली विद द कंसल्टेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, यानी प्रिंसली स्टेट से बात करके दोनों में किस तरह रिलेशन रखना है फेडरलिज्म, तो वो भी बात था इसमें। हाँ, इसमें देखो आर्मी में बहुत सारे इंडियंस को डालने का बात था। इसमें यह भी बात था कि बॉम्बे सिंध को अलग कर दीजिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा है। सिंध जानते हो, सिंध अब चला गया ना पाकिस्तान में। हाँ, सिंध चला गया पाकिस्तान में, सिंध एक प्रोविंस है पाकिस्तान का। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान का भी बनने का बात था। देखो ये बनाने का बात था, देखो वहाँ पे देखो इसमें कहा गया कि जो सिंध बनेगा बम्बई से, उसका भी अपना एक लोकल लेजिस्लेचर होना चाहिए और वहाँ से भी लोग सेंटर में जाना चाहिए, लोकसभा टाइप में जाना चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो बनेगा बलूचिस्तान, वहाँ का भी अपना एक विधानसभा होना चाहिए और वहाँ के भी लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँचना चाहिए। बच्चे लोग बात समझो अच्छे से, क्या बोल रहे हैं। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट टू बी रिटेन, बताओ क्या रिकमेंडेशन दिया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, क्या बच्चे लोग, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, उसको रखो। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी भी जो तोड़ना चाहता है वो। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को इसने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, सबको इलेक्शन का वो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोटिंग राइट्स का जानते हो अधिकार PET के बेस पे होता था, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स के बेसिस पे, समझे। हाँ, तो देखो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा 1930 को। कब? क्योंकि देखो 1927 में बना, कमिटी बनाया गया, इंडिया में विजिट किया कब? फरवरी 1928 को। इतना कुछ हुआ, इतना गो बैक साइमन गो बैक, इतना कुछ हुआ ना जी। उसके बाद भी बना साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन जो है वो रिपोर्ट कब दिया गया? 1930 को दिया गया। और जब 1930 को दिया गया तो अब इसके आगे क्या होगा? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि अब ये मुद्दा बन के तैयार हो गया। अब जितने भी इंडियंस लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के पार्टी के फॉर्म में हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो मुस्लिम लीग के, या फिर हिंदू दलित के लिए हमारे BR अम्बेडकर हो, सबसे चर्चा होगा बैठ के कि आपका क्या डिमांड है, आपका क्या डिमांड है, आपका क्या डिमांड है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक भूमिका तैयार हुआ आफ्टर साइमन कमीशन सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट। आया समझ में बच्चे लोग? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, समझो। जब साइमन कमीशन ठीक है अपना रिपोर्ट सबमिट, साइमन कमीशन तो एक तरह से फेल कर गया, क्योंकि इंडिया ने तो इतना अपोज किया है, बात समझ रहे हो ना। यानी कि जब साइमन कमीशन फेल कर गया तो SOS ने क्या किया? चैलेंज किया इंडियंस को, क्योंकि देखो अब ब्रिटिश लोग बना तो दिया, समझ बच्चे, देखो रिपोर्ट कब सबमिट किया? 1930 में बना दिया, भाई इंडियंस लोग उसको मान ही नहीं रहा है। जब इंडियंस लोग नहीं बोले क्या रिपोर्ट सबमिट किया, कोई नहीं मानने वाले हैं, वो फालतू का चीज़ है, तो क्या तब SOS जाके क्या करेगा? मतलब उसी बीच में क्या करेगा? SOS चैलेंज कर देगा। देखो बिरकनेट चैलेंज, बोला कि तुम्हारे पास यदि कोई भी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, तो बना के दिखाओ संविधान और हम तुरंत इम्प्लीमेंट कर देंगे।
तो पॉलिटिकल लीडर जितने ही भारत के उन्होंने स्वीकार किया इस चैलेंज को। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फरवरी 1928 को। डेट भी देखते जाओ बच्चे लोग, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1930 में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया। मत देखो साइमन कमीशन जैसे इंडिया में कब आया साइमन कमीशन, 1928 को आया था, है ना। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ, फरवरी 1928 को ही हुआ। उसमें देखो कमेटी में मोतीलाल नेहरू उसमें बैठे हुए हैं चेयरमैन के रूप में, ठीक है। उसमें तेज बहादुर सप्रू है, सुभाष चंद्र बोस है, अली इमाम है, सुबाब कुरैशी है। और इन्होंने क्या किया कि ये बेड़ा उठाया, बोला कि ठीक है हम बना देंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट या लॉर्ड बिरकनहेड का चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इंडियंस ने क्या किया, अटेम्प्ट किया, प्रयास किया कि हम अपना संविधान खुद भी बना सकते हैं। वो नेहरू रिपोर्ट है, समझे। और फाइनलाइज अगस्त 28 1928 को बना के तैयार कर दिया। आया समझ में ना। अब देखो, अब ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि आखिर मुस्लिम लीग कैसे आ गया। तो देखो, यदि हिंदू मुस्लिम अलग अलग करके लड़ेंगे तो वो तो ब्रिटिश चाहता ही है। तो देखो, एक दिल्ली प्रपोजल हुआ था, थोड़ा सा पीछे जाओ, 1928 से थोड़ा पीछे जाओ, 1927 का मद्रास सेशन समझो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्या हुआ कि समझ पा रहे हो ना, मुस्लिम लीग का दिल्ली, देखो सबका अपना अपना सेशन, जैसे मुस्लिम लीग का भी अपना सेशन होगा, हिंदू लीग का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी अपना सेशन होगा। बढ़िया समझो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, सबका अपना अपना सेशन होगा। तो दिल्ली सेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था, उसमें 4 प्रपोजल रखा गया कि संविधान यदि बनता है, कोई इंडियंस बनाता है, तो ये 4 चीज़ मुसलमान के लिए होना चाहिए। अब यदि ये 4 चीज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस मान लेगा तो मुस्लिम लीग भी आ जाएगा उस प्लेटफॉर्म में कि हमारा 4 चीज़ को माना जा रहा है। ये 4 चीज़ क्या था कि ठीक है, नंबर 1 कि अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट मांग नहीं करने जा रहे हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम सब साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था कि मुसलमान केवल मुसलमान को ही वोट दे सकता है। अब उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मुस्लिम लोग। ये चाहिए, ये तो चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये चीज़, नंबर 1। दूसरा क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुन के जाएगा 1/3 मुसलमान होगा। बात समझे। तो ये 2 चीज़ हो गया, 2 डिमांड हो गया ना। तीसरा डिमांड देखो प्रोविंस के लिए। प्रोविंस में क्या बोला गया कि पंजाब और बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम का आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो सीट्स जो रिजर्व होना चाहिए वो उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि मुसलमान ज़्यादा है तो उसका सीट ज़्यादा हो। बात समझे। और जो 3 न्यूली मेजोरिटी प्रोविंस है जहाँ मुसलमान का है, जैसे देखो सिंध हो गया, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, ये तीनों बनना चाहिए अलग से, क्योंकि मुसलमान का आबादी वहाँ ज़्यादा है। तो तुम लोग को समझ में आया 4 डिमांड। फर्स्ट डिमांड क्या था कि ठीक है ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर तो खुशी रहेंगे क्योंकि यही चाहते थे। दूसरा क्या है कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन, ये भी मान लिया कांग्रेस ने कि चलो ठीक है हम ये देने के लिए तैयार है। मैं बात कहाँ फंसा, प्रोविंसेस को लेकर, क्योंकि उसने क्या बोला कि पंजाब और बंगाल में हमारा जो प्रोपोर्शन है मुस्लिम का, उस हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और डिमांड क्या कर दिया कि 3 मुसलमान वाला प्रोविंसेस बनना चाहिए जहाँ पर मुसलमान का आबादी ज़्यादा है। एग्जाम्पल सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पे बैकलैश कर गया विद्यार्थी लोग, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में जंग हो गया, लड़ाई हो गया। देखो हिंदू महासभा ने कहा कि नो, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं देंगे हम, ये कैसे दे देंगे हम, कैसे हम 3 बना देंगे मुसलमान के नाम पे वो प्रोविंस, नहीं बना सकते हैं ऐसे, ये तो दिक्कत हो जाएगा, कंट्री के अंदर फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे में क्या रिलीजन के बेसिस पे क्या स्टेट बनना चाहिए क्या। तो हिंदू महासभा अड़ गया उसमें। और मुस्लिम लीग भी एडमेंट, वो भी बोल रहा है कि नहीं 4 प्रपोजल होगा तभी हम मानेंगे, तभी हम तुम्हारे साथ आएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो मुस्लिम लीग भी एडमेंट हो गया और अपने डिमांड को लेकर स्टक्ट हो गया। और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, समझे, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है ना, उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। अच्छा, ये जो 4 प्रपोजल है इसी को दिल्ली प्रपोजल कहा जाता है, क्योंकि ये बात दिल्ली में रखा गया था, समझे ना, ये दिल्ली में रखा गया क्योंकि दिल्ली सेशन में ही हुआ था ये चीज़। तो दिल्ली प्रपोजल को फिर मद्रास सेशन में स्वीकार कर लिया गया, चारों चीज़ को स्वीकार कर लिया गया था। मैं जो 3rd और 4th वाला जो चीज़ एलिमेंट है उस पर हिंदू महासभा ने विरोध कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं देंगे। देखो यहाँ पे हाँ, स्टार्टिंग एक संविधान बनने का जो प्रक्रिया है वो तो बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल पार्टी, मगर देखो बाद में क्या हुआ, वही थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, वही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, मुसलमान को लेकर, क्योंकि हिंदू महासभा तैयार ही नहीं है, कैसे बन जाएगा तीनों प्रोविंस।
अधिकतर आपको हम जो रिजर्वेशन देंगे वो आपके माइनॉरिटी वाला एरिया में दे सकते हैं, जहाँ पे आपका मुस्लिम आबादी कम है वहाँ पे आपको देंगे। मेजोरिटी एरिया में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस टाइम था इधर का हिंदू महासभा सबका, तो बात कहीं ना कहीं फंस गया। समझ गए ना? आगे देखो। हाँ, तो चलो जो भी हो, उसने वो एक तो मुस्लिम लीग छोड़ के चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि नेहरू रिपोर्ट नहीं बनेगा, नेहरू रिपोर्ट बना और नेहरू रिपोर्ट गया भी। मैंने क्या कहा कि नेहरू रिपोर्ट बना, बट नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया ब्रिटिश ने। एक तो ब्रिटिश को बहुत फायदा ये बोल के कि चलो मुस्लिम लीग ने आपको सपोर्ट नहीं किया। जब मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग तो निकल गया ना, वक़्फ़ कर दिया उसने। और दूसरी बात है, देखो जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग बच्चे लोग, कि ये जो नेहरू रिपोर्ट बना, कौन बनाए? मोतीलाल नेहरू बनाए। उनके जो अपने बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो भी खुश नहीं थे, वो वॉकआउट कर गए। तो इससे क्या समझ में आता है तुम लोग को? इससे समझ में आता है कि पिता और पुत्र का रिलेशन घर ही तक है। जब बात होगा स्ट्रगल का, जब बात होगा संघर्ष का, तो वहाँ पे आइडियोलॉजी होगा, अपना सोच होगा। ये बहुत बड़ा सीख है कि नहीं है? नहीं तो अन्यथा क्या होता है, पिताजी को कोई भी सपोर्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे समझो। तो नेहरू रिपोर्ट केवल ब्रिटिश इंडिया तक ही सीमित है, ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए नहीं है बच्चे लोग, केवल ब्रिटिश इंडिया। प्रिंसली स्टेट जानते हो खुद ही रूल कर रहा है, तो केवल ब्रिटिश इंडिया तक था। अब इसमें देखो डोमिनियन स्टेटस का बात था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही करना है, जैसे कनाडा में, हाँ जैसे जान रहे हो ना, जैसे चल रहा था तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, उसी तरह। नंबर 2 क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट कोई बात ही नहीं है, बोला कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। हाँ, मुस्लिम और हिंदू जहाँ जहाँ माइनॉरिटी में होगा वहीं रिजर्वेशन होगा। नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया था, ये नहीं बोला गया कि जहाँ मेजोरिटी में होगा वहाँ रिजर्वेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेजोरिटी में हो तो रिजर्वेशन क्या जरूरत है? माइनॉरिटी के लिए ना जरूरत है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? माइनॉरिटी को लिए दिया जाता है। बोला कि हिंदू जहाँ पे कम है वहाँ पे हिंदू को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जहाँ पे मुस्लिम का आबादी कम है तो वहाँ मुसलमान को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था उसमें, देखो, यानी कि ज्वाइंट इलेक्टेड होगा हिंदू और मुस्लिम को लिए। और कहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा? जहाँ पे वो माइनॉरिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मुस्लिम लीग खुश नहीं होगा आने वाले समय में। और ये भी कहा गया कि संविधान जो बनेगा वो फेडरल कैरेक्टर का बनेगा। फेडरल मतलब क्या कि जहाँ पे स्टेट को भी अधिकार है अपना बहुत सारा चीज़ करने का। दूसरी बात है जो रिस्ट्रिक्टिव पावर है, उस समय रिस्ट्रिक्टिव पावर वाइसरॉय एंजॉय करता था, गवर्नर जनरल एंजॉय। रिस्ट्रिक्टिव पावर का मतलब क्या कि यदि सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में कोई चीज़ नहीं आए तो बाकी कहाँ जाएगा? तो बाकी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय एंजॉय करता था। अब इसमें क्या बोला गया कि वो एंजॉय कौन करेगा? सेंटर करेगा। अभी भी कंट्री में सेंटर ही एंजॉय करता है। यदि मान लो कि यूनियन लिस्ट और कॉन्क्वेंट लिस्ट और उस लिस्ट में नहीं आया, स्टेट लिस्ट में नहीं आया, तो पार्लियामेंट के पास वो अधिकार आ जाता है। जैसे साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम कहीं नहीं आता है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उसका। आया समझ में? तो सेंटर को देने का बात है। और प्रोविंसेस लैंग्वेज रिलीजन के नाम पे नहीं, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बन सकता है। और हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध को सेपरेट प्रोविंस बनाने का बात था इसमें, तो मुसलमान के लिए थोड़ा सा फायदा इसमें। अब देखो जान के हैरान हो जाओगे विद्यार्थी लोग, 9 फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे जोड़ा गया। कहीं ना कहीं ये बाद में इंडिया में काम भी आया ये फंडामेंटल राइट्स बनने में। देखो, इक्वल राइट टू वुमेन, महिलाओं को भी इक्वल राइट देने का बात है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सबको वोट देने का बात है। बताओ ब्रिटिश मानेगा ये चीज़? ये क्या है कि एक पर्टिकुलर एज पहुंच गया आपका। अच्छा, पहले शुरू में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो 21 साल था वोटिंग राइट्स। बाद में राजीव गांधी ने उसको 21 साल से 18 साल कर दिया, जानते हो तुम लोग। और अभी अधिकतर दुनिया में क्या है कि 18 साल ही है एज वोट देने का, अधिकतर कंट्री, सब में नहीं, कई कंट्री में 16 ईयर्स भी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, देखो इसमें बोला कि यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए और बिल्कुल अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में बनाए थे। हाँ, इसमें देखो ये भी बोला था कि स्टेट और रिलीजन, यानी कि सेकुलर स्टेट, रियल सेकुलर स्टेट है ये। वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि सेकुलर का मतलब क्या है कि स्टेट को कोई मतलब ही नहीं है रिलीजन से। ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छे से B.R. अम्बेडकर जी ने बाद में क्या किया कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। हमारे भारत में स्टेट और रिलीजन अलग नहीं है। इनफैक्ट स्टेट हेल्प करता है सभी रिलीजन को पनपने में। वेस्टर्न सेकुलर का मतलब क्या होता है कि स्टेट को कोई मतलब ही नहीं रिलीजन से, चर्च से कोई मतलब ही नहीं। तो वो जो चर्च से मतलब नहीं है वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है कि कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। हालांकि हमारा अभी का जो संविधान में ऐसा नहीं है, स्टेट पूरी तरीके से रिलीजन से अलग नहीं हो सकता। इनफैक्ट स्टेट क्या करेगा, हर रिलीजन को प्रमोट करेगा। ठीक है। और देखो फुल प्रोटेक्शन टू कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट, ये तो देखो अभी भी है कि नहीं है। आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। तो कह सकते हो कि नेहरू रिपोर्ट को कम मत समझो,
नेहरू रिपोर्ट का बहुत सारा चीज़ तुमको अभी भारत के संविधान में दिखता है। आगे देखो बच्चे लोग, हाँ देख रहे हो ना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल, भले ही गवर्नर जनरल वही वॉइस रॉय, भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो, मगर उसके साथ जो टीम होना चाहिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके हिसाब से गवर्नर जनरल को काम करना चाहिए, यानी कैबिनेट के हिसाब से काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिसाब से काम करना, ये नहीं कि गवर्नर जनरल को जो मन हुआ वो कर दिया। क्योंकि देखो इसमें क्या चर्चा है, इसमें चर्चा ये है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही रूल करना चाहते हैं कंट्री को, उसके सुजैनिटी के अंदर ही, उसके सुप्रीमेसी के अंदर ही करना है, डोमिनियन स्टेटस का बात, इसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी का बात नहीं है। तो गवर्नर जनरल कहाँ रहेगा, ब्रिटिश का ही रहेगा, मगर हमारा टीम रहेगा साथ में कैबिनेट के रूप में, जो चुन के जाएगा ना लोकसभा में, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के जाएगा ना विधानसभा में, यानी कि प्रोविंस में। देखो तो वहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिसाब से गवर्नर जनरल काम करे, और उसी तरह प्रोविंस में भी गवर्नर काम करे तो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा काम करे। और ये प्रोविंशियल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कहाँ, विधानसभा में चुन के जाएंगे इलेक्शन से। हाँ, व्यवस्था क्या हो, लोकसभा राज्यसभा वाला, वो सेनेट हो, सेनेट का मतलब क्या, अपर हाउस, समझे, और नीचे जो हाउस हो लोकसभा, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कम से कम 500 मेंबर होना चाहिए और 5 साल के लिए होना चाहिए। और कितना सा डायरेक्ट इलेक्शन जैसे होता है, और उसमें क्या होना चाहिए, 200 मेंबर होना चाहिए सेनेट में, यानी कि अभी का राज्यसभा कह सकते हो, नाम कुछ भी हो सकता है, बात समझो। वहाँ पे 200 मेंबर होना चाहिए, और कितना साल के लिए टेनर होना चाहिए, 7 साल के लिए। और इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कि अभी भी होता है। राज्यसभा का इलेक्शन क्या होता है कि विधानसभा से लोग जाते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम्स आने वाले समय में समझोगे तो इंडिया का पार्लियामेंट इस तरह बनना चाहिए, समझे। और सेम चीज़ स्टेट में भी होना चाहिए, प्रोविंस में भी होना चाहिए। सही खोल के बैठे हो ना, हाँ, 5 साल के लिए। अब देखो तो प्रोविज़न देखो, सही बात है ना, दिल्ली प्रपोजल में 4 चीज़, चारों चीज़ को तो नहीं माना गया, 3rd और 4th चीज़ को हिंदू महासभा की वजह से वो क्लैश कर गया, नहीं माना गया। देखो वही बोल रहा है कि दिल्ली प्रपोजल तो इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं गया नेहरू रिपोर्ट में। तो अब देखो, अब उसके बाद क्या किया, मुस्लिम लीग बोला कि एक नया चीज़ लेके आया कि देखो ये अमेंडमेंट, नेहरू रिपोर्ट में ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये अमेंडमेंट करोगे तभी हम ज्वाइन करेंगे नेहरू रिपोर्ट को। तो नेहरू रिपोर्ट ने देखो क्या बोला, नेहरू रिपोर्ट ने कैटेगरिकली बोला कि मुसलमान को रिजर्वेशन मिलेगा वहीं पे जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है, नंबर 1। सिंध प्रोविंस बनेगा, अभी नहीं बनेगा, जब डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा ब्रिटिश से, जब डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। डोमिनियन स्टेटस समझते हो ना, ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहा है, नीचे हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारा इलेक्शन हो गया, एक डोमिनियन स्टेटस बनेगा, तब जाकर सिंध बनेगा। यानी कि डोमिनियन स्टेटस अचीव करने के बाद सिंध बनेगा, अभी नहीं बनने जा रहा है, समझे। एंड गिवन टू हिंदू माइनॉरिटी, और उसमें भी देखो बिल्कुल हिंदू माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। रेसिडुअल पावर सेंटर के पास रहेगा, है ना। एंड दिस कंसेशन वे गिवन टू, ये कंसेशन क्यों दिया गया, ताकि हिंदू महासभा को बुरा नहीं लगे, क्योंकि इधर से हिंदू महासभा, उधर से मुस्लिम लीग एक दूसरे को काउंटर करेगा। अब मुस्लिम लीग क्या बोला, मुस्लिम लीग का अपना कलकत्ता सेशन हुआ बच्चे लोग, देखो मुस्लिम लीग का भी अपना सेशन होता था, एक दिल्ली प्रपोजल बोले ना, वो दिल्ली में उसका सेशन हुआ था। अब मुस्लिम लीग का जो कलकत्ता सेशन होगा 1928 में, वो बोला है कि ठीक है नेहरू रिपोर्ट, मगर नेहरू रिपोर्ट में 3 चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। सेंटर में हमारा 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि हम बहुत बार बोल रहे हैं, दिल्ली प्रपोजल में बोले थे ये बात। और दूसरी बात है कि मुस्लिम रिजर्वेशन बंगाल और पंजाब में भी होना चाहिए, वो प्रोपोर्शन के हिसाब से। ये हिंदू महासभा तैयारी नहीं था, बोला कि तुमको पंजाब और बंगाल में क्यों चाहिए यार, तुम तो वहाँ मेजोरिटी में है, तुमको क्यों चाहिए वहाँ पे, वहाँ में कोई भी जीत के आ सकता है, तुमको वहाँ पे दे रहे हैं ना रिजर्वेशन जहाँ पे तुम माइनॉरिटी में हो, तुमको वहाँ का टेंशन होना चाहिए ना, मेजोरिटी का क्यों टेंशन होना चाहिए। मगर मुस्लिम लीग अड़ गया है कि हमको पंजाब और बंगाल में भी जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन उस हिसाब से हमको सीट मिलना चाहिए, बात समझे। और जो रेसिड्यू पावर है, जो तुम्हारा यदि सेंट्रल लिस्ट में नहीं आएगा, प्रोविंस लिस्ट में नहीं आएगा, तो प्रोविंस में आना चाहिए वो। मगर नेहरू रिपोर्ट ने क्या बोला कि रेसिड्यूल पावर किसको मिलना चाहिए, सेंटर को। तो कहने का मतलब क्या कि ये 3 अमेंडमेंट दिया, किसने, मुस्लिम लीग ने। अब यदि ये नहीं माना जाएगा, नेहरू रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा, तो मुस्लिम लीग अपोज कर देगा नेहरू रिपोर्ट को, वही हुआ। देखो यहाँ समझो, तो यहाँ देखोगे जिन्ना का 14 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्ना ने 14 पॉइंट दिया। अब बोला कि ये 14 पॉइंट यदि डिमांड नहीं माना जाएगा हमारा, तो हम कभी भी कॉपरेट नहीं कर सकते हैं, आने वाले समय में भी कॉपरेट नहीं कर सकते हैं।
तो जिन्ना और भी लीडर मुस्लिम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखे दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने 14 पॉइंट दिया मुस्लिम को सेफ गार्ड करने के लिए, मुस्लिम के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। और कहा गया कि कोई भी भारत में आने वाले समय में जो भी संविधान बनेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा यदि ये 14 पॉइंट नहीं माना जाए तो। यानी कि 14 पॉइंट आपको मानना ही पड़ेगा, तभी जाके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमान समर्थन दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को। नंबर 1 क्या था? रेसिड्यू पावर प्रोविंस को मिलना चाहिए, सही बात है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए। और कोई भी संविधानिक आपको अमेंडमेंट करना है, यदि सेंटर को कोई भी संविधान में अमेंडमेंट करना है तो बिना स्टेट से पूछे हुए नहीं कर सकता, स्टेट को पूछना पड़ेगा। नंबर 4 क्या है कि जितने भी लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज हो उसमें मुसलमान का आबादी अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस जगह को मुसलमान, ऐसा नहीं हो कि उस स्टेट को छोटा करके मुसलमान को माइनॉरिटी बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना कि कोई पॉपुलेशन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, कश्मीर को अलग किया गया, लद्दाख को अलग किया गया, आज इस हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया, तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मुसलमान को माइनॉरिटी में कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ऑल लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग ए मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम इन प्रोविंस टू अ माइनॉरिटी और इक्वालिटी। समझ गए ना? जिस जगह पे मुसलमान ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं काट के उसको काट के मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बना के कम नहीं करना है। एडवोकेट, मुसलमान का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर्विस में, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में। 1/3 मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और चाहे वो कैबिनेट सेंटर का हो चाहे प्रोविंस का, 1/3 तो मुसलमान ही होना चाहिए। देखो मुस्लिम को लिए कितना कुछ बोला जा रहा है, समझ रहे हो ना? ये 7 पॉइंट हो गया। और देखो 8 पॉइंट सेपरेट इलेक्टोर्स होने चाहिए। बताओ, सेपरेट इलेक्टोर होना चाहिए, बताओ, समझ रहे हो ना? कोई भी बिल या रेजुलेशन पास नहीं हो सकता यदि 3/4 जो माइनॉरिटी है उसने रोक दिया तो। अब माइनॉरिटी तो बहुत होंगे, सिख भी होंगे। अब तो आने वाले समय में दलित को भी माइनॉरिटी घोषित करेगा ये लोग, एंग्लो इंडियंस हो गया। हालांकि वो गांधी जी बचा देंगे पूना पैक्ट से। समझ में आ रहा है तुम लोग? समझ पा रहे हो तुम लोग क्या बोल रहे हैं? इसमें बोला है यदि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब क्या? पारसीस। माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ? सिख्स। यदि इन लोग का जो 3/4 ने कोई भी बिल को अपोज कर दिया तो वो अपोज हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। एक तो माइनॉरिटी का संख्या बहुत कम, और ये लोग एक साथ में आ जाए तो 3/4 से यदि माइनॉरिटी बोले कि ये बिल पास नहीं होगा तो बिल पास नहीं होगा। तुमको लगता है ये मानने वाला है? हाँ, कोई भी टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जिसके वजह से मुस्लिम का जो मेजोरिटी वाला एरिया है, चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़े। यानी कि टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। हाँ, सिंध को पंजाब से अलग करना, क्योंकि सिंध में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स चाहिए। सभी कम्युनिटी को फुल रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। ये तो सही बात है, सब जितने भी कम्युनिटी, चाहे पारसी हो, सिख्स हो, मुस्लिम हो, सबको अपना फ्रीडम होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मुसलमान के लिए रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन फुल प्रोटेक्शन हो। ऐसा नहीं कि हिंदू लोग दबा दें। ठीक है, वो अपने कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे। तो 14 पॉइंट क्या हुआ? जिन्ना पॉइंट। ये जिन्ना का 14 पॉइंट हुआ। यदि ये 14 पॉइंट को नहीं माना जाएगा तो कभी भी जिन्ना संविधान बनने प्रोसेस में, संविधान का बनने के प्रोसेस में वो शामिल नहीं हो सकता है। जिन्ना का शामिल नहीं होने का मतलब क्या कि मुस्लिम लीग का शामिल नहीं होना। समझे? देखो, तो चलो ठीक है, नेहरू कमेटी वॉज एक्सेप्टेड। नेहरू कमेटी स्वीकार कर लिया गया मेजोरिटी ऑफ वोट्स। 2 नेहरू रिपोर्ट दिया गया ब्रिटिश को अगस्त 1928, जानते हो ना, अगस्त को दिया गया। मगर गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया रिपोर्ट। क्यों? जो वही बात है, गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया नेहरू रिपोर्ट को, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला ना कि 14 पॉइंट मानना है आपको। तो हर चीज़ नेहरू रिपोर्ट में नहीं इनकॉर्पोरेट किया जा सकता। यदि इनकॉर्पोरेट करोगे तो फिर हिंदू महासभा तकलीफ में आ जाएगा, उसको बुरा लगेगा, वो अपोज कर देगा। तो चूंकि मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, इंडोर्स नहीं किया, इसलिए ब्रिटिश ने भी स्वीकार नहीं किया। अब ब्रिटिश क्यों नहीं स्वीकार करेगा? ब्रिटिश बोलेगा कि आपने जो संविधान बनाया, उसका जो भी आप ड्राफ्ट बनाए हो, इसमें तो आपका जो मुस्लिम लीग है उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इंडिया पर लागू कर सकते हैं ये? हाँ, देखो ना, वही बात है। मुस्लिम लीग भी अनहैप्पी था, हिंदू महासभा भी अनहैप्पी था, और जो सिख लोग हैं, सिख कम्युनिस्ट, जो सिख के लोग हैं ना, सिख लीडर्स, वो भी खुश नहीं थे। तो तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि सिख क्यों नहीं खुश था? सिख कहाँ से आ गया कि सिख क्यों नहीं खुश था? देखो कारण क्या है।
सिख अनहैप्पी था, बताओ मुस्लिम को इतना दे रहे हो, सिख के लिए क्या दिए तुमने? सिख को तो तुमने पूरा हिंदू के पार्क ट्रीट किया है, क्योंकि सिख अपने आप में माइनॉरिटी है। सिख के लिए कुछ नहीं था उसमें। और सिख बार बार अपोज कर रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। मुसलमान को क्या, मुसलमान आदमी लोग को क्या मुसलमान का वोट देना, ये क्या गलत चीज़ है, इससे देश टूटेगा, इस चीज़ का विरोध करता था सिख से। दूसरी बात है कि क्या लेके आए, वो भी डोमिनियन स्टेटस। अभी तो फुल आज़ादी मिलना चाहिए था यार, डोमिनियन स्टेटस के लिए इतना कुछ होना, तो सिख इससे खुश नहीं था। स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, क्या बार बार डोमिनियन स्टेटस का तुम लगा रखे हो। यंगर जनरेशन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वही बोले कि ये बेकार है, क्या डोमिनियन स्टेटस, क्या नेहरू रिपोर्ट का डोमिनियन स्टेटस, क्या सेल्फ, क्या स्वराज। अब स्वराज का मतलब ये थोड़ी है, अब पूरा कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नीचे काम करेंगे? पसंद नहीं आया यंगर जनरेशन को ये चीज़, समझे। और उसने क्या किया कि ये दो जो शख्सियत है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, एक अपना ही लीग बना दिया, डेट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। यूपीएससी में पूछा जाता है ये लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। देखो तो लीग कब लॉन्च हुआ? 1928 में। देख रहे हो ना, सुभाष चंद्र बोस इसके सेक्रेटरी है और एस श्रीनिवासा अयंगर इसके प्रेसिडेंट है। तो ये क्यों बनाया गया, किस पर्पज से बनाया गया? ताकि ये डोमिनियन स्टेटस को काउंटर करना नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस हम हो गया बहुत, डोमिनियन स्टेटस का बात तो बहुत पहले से कर रहे हैं, मॉडरेट्स कब से बोल रहा है। अब फुल कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए हमको, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। और जो भारत बनेगा, जो भारत का रिपब्लिक बनेगा, वो सोशलिस्ट लाइन पे बनेगा। वही, क्योंकि जानते हो कि नेहरू जी काफ़ी प्रभावित थे सोशलिस्ट आइडियाज़ से। और इनफैक्ट जब नेहरू जी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो नेहरू जी सोशलिस्ट आइडियाज़ को ही फैलाते हैं भारत में। हम लोग जानते हैं पीएसयू बना कि नहीं बना। तो कहने का मतलब क्या है कि मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट था, जो कि अगस्त 1928 को सौंपा गया, उससे बहुत लोग खुश नहीं थे। इनफैक्ट जो यंगर जनरेशन वाले जो लीडर्स थे वो भी खुश नहीं थे। और सुभाष चंद्र बोस, हाँ, श्रीनिवासा अयंगर या जवाहरलाल नेहरू, ये सब मिलकर क्या बना दिए? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना दिए, ताकि अपोज करने के लिए कि नो, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। समझ रहे हो ना, कंप्लीट। अब हो गया, बहुत हो गया। कब तक हम गुजारिश कर, फिर रहेंगे ब्रिटिश के नीचे, फिर ब्रिटिश परेशान करेगा हमको, फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेगा वो। समझ गए ना, कंप्लीटेड।